हेलो दोस्तों। आज फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम टेट से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के लिए सीडीपी के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन टॉपिक को एक एक करके बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले भी हम कई टॉपिक पर डिस्कशन कर चुके हैं। आज फिर से हम एक उसी तरह से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लेके आए हैं, जो टॉपिक है नैतिक विकास का सिद्धांत। आज हम इस टॉपिक में से अपना एक नंबर पूरी तरह से पक्का करते हैं, क्योंकि हमने अधिकतर एग्जाम में देखा है इस टॉपिक से, इस सिद्धांत से एक नया क्वेश्चन हमें देखने को मिला ही मिला है। तो इसीलिए आज हम फिर से इस सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा होता है कि कोई भी सिद्धांत हो, उस सिद्धांत को जिसने प्रतिपादन किया है, जिसने उस सिद्धांत का प्रतिपादित किया है, उसका नाम और उसके निवास स्थान के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में उसका नाम और वो कहाँ का है, ये उसके देश का नाम अधिकतर पूछ दिया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है नैतिक विकास का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन लॉरेंज कोहलबर्ग ने किया था। तो हम शुरू करते हैं लॉरेंज कोहलबर्ग से। लॉरेंज कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक ये एक इस तरह से थे कि इन्होंने बच्चे के व्यक्तित्व को जानने के लिए कई तरह के रिसर्च किए थे, कई तरह के अनुसंधान किए थे। लगभग इन्होंने 20 वर्ष तक रिसर्च करने के बाद में अपने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। लॉरेंज कोहलबर्ग अमेरिका के रहने वाले थे। ये कहाँ के? अमेरिका के रहने वाले थे और ये मनोवैज्ञानिक थे। लॉरेंज कोहलबर्ग अमेरिका के रहने वाले थे और ये एक विद्वान मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक थे। तो कई वर्ष तक इन्होंने कई तरह के बच्चों के व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छे से परखने के लिए, जानने के लिए कई तरह, लगभग 20 वर्ष कई तरह के रिसर्च किए। उसके बाद में उन्होंने इसको प्रतिपादन किया था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस सिद्धांत को लॉरेंज कोहलबर्ग ने 3 स्तर और प्रत्येक स्तर के 2-2 उप स्तर में विभाजित किया था। मतलब इस सिद्धांत के 3 स्तर हैं और 6 उप स्तर में विभाजित किया गया है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले इसके नाम से क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक क्या होता है? हम कह सकते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा ना तो नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है। मतलब उस बच्चे को अच्छे और बुरे के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता है। ये ज्ञान वो अपने समाज से, अपने परिवार से और अपने मित्र मंडली के द्वारा इस ज्ञान को अर्जन करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं होता है। बच्चे में नैतिकता जन्मजात नहीं होती है। नैतिकता को बालक अर्जन करता है। नैतिकता का अर्जन करता है किसके द्वारा? अपने परिवार के द्वारा, अपने समाज के द्वारा। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक से कि जो सबसे पहला इनका स्तर था लॉरेंज कोहलबर्ग का, क्या था? पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर में लॉरेंज कोहलबर्ग ने 4 से 10 वर्षों के बच्चों को रखा था। कितने? इस स्तर के अंतर्गत लॉरेंज कोहलबर्ग ने 4 से 10 वर्ष तक के बच्चों को रखा था और इस स्तर को 2 उप स्तरों में विभाजित किया था। कितने? 2 उप स्तरों में विभाजित किया था, जिसका पहला उप स्तर क्या है? सजा से बचने के लिए आज्ञा पालन। सजा से बचने के लिए आज्ञा पालन का कह सकते हैं कि इस अवस्था में, इस स्तर में बच्चे का पूरी तरह, मतलब बच्चे पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं। बच्चे में समाज के प्रति एक भय बना रहता है। उस भय से दूर रहने के लिए, उस भय से बचने के लिए बच्चे समाज के या किसी भी दूसरे व्यक्ति के बात को मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं।
उनके दिमाग में ये बात रहती है कि अगर हम किसी व्यक्ति के आज्ञा पालन नहीं करेंगे, उनकी बात को नहीं मानेंगे, तो व्यक्ति मुझे दंड देगा, मुझे मारेगा। तो इसी दंड से बचने के लिए इस अवस्था में बालक दूसरों की आज्ञा का पालन करता है। तो सबसे पहला उपस्तर क्या था? सजा से बचने के लिए आज्ञा पालन। इस उपस्तर में बच्चा दंड से बचने के लिए व्यक्ति की, किसी दूसरे व्यक्ति की आज्ञा का पालन करता है। इसके बाद में जो दूसरा उपस्तर है, इसी स्तर का लाभ एवं लालच की अवस्था। लाभ एवं लालच की अवस्था में हम कह सकते हैं, इस अवस्था में बच्चा अपना स्वयं का हित देखता है। मतलब बच्चा जब तक कोई कार्य नहीं करता है, जब तक उस कार्य करने से उसका खुद का कोई हित ना हो, पहले बच्चा अपना हित देखता है कि इस कार्य को करने से मेरा कौन सा प्रॉफिट है, तभी बच्चा उस कार्य को करता है। ऐसे आप उस बच्चे से कोई भी काम कहिए, वो नहीं करेगा, पहले ये पूछेगा कि उससे मेरा क्या फ़ायदा है। अगर आप उस बच्चे से कहेंगे कि बेटा एक गिलास पानी ले, हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, तो बच्चा जाके तुम्हें एक गिलास पानी दे देगा। अगर आप उससे कोई भी उसको खुद का प्रॉफिट नहीं देखेगा, तो वो कोई भी कार्य नहीं करेगा। अब इसके बाद में जो दूसरा, हाँ, ये जो स्तर है, इस स्तर को कई अन्य नाम से भी जानते हैं। इसको अहंकार की अवस्था के नाम से भी जानते हैं, पुरस्कार उन्मूलन की अवस्था से भी जानते हैं। तो ये कई प्रकार के अन्य नाम सीटेट में या कई अन्य टेट में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हमें देखना क्या है, इस उप स्तर से थोड़ा सा मिलता जुलता या जो इनका अर्थ है वो समान होने पर हम उसको सही मानेंगे या टिक लगा देंगे। सेम यही नाम देखने को मतलब मिलता है, कभी कभी इससे अलग भी देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद में जो दूसरा स्तर है, परंपरागत एवं रूढ़िवादी स्तर। परंपरागत एवं रूढ़िवादी स्तर के अंतर्गत लॉरेंज कोहलबर्ग ने 10 वर्ष से 13 वर्ष तक के बच्चों को रखा है। कितने? 10 से 13 वर्ष तक के बच्चों को इसके अंतर्गत रखा है। हमें याद रखना है, सबसे पहले इन सभी स्तर और उप स्तरों को क्रमबद्ध याद रखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर में इनकी आयु वर्ग देखने को मिल जाती है या उनके क्रम को पूछ देता है। तो हमें इस जो दूसरा स्तर है, 10 से 13 वर्ष के अंतर्गत जो भी बच्चे आते हैं उनको इस स्तर में रखा हुआ है। पहले की तरह इस स्तर को भी 2 उप स्तरों में विभाजित किया गया है। 2 उप स्तर कौन कौन से हैं? पहला इसका उप स्तर है अच्छे व्यक्तित्व संबंध बनाना, और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। तो इस स्तर में बच्चा क्या करता है, इस स्तर में बच्चा समाज के लोगों से एक अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है। मतलब इस स्तर में बच्चा वही कार्य करता है जिससे समाज में उसकी प्रशंसा हो, लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें। मतलब बच्चा कोई भी कार्य तभी करता है जब उसकी प्रशंसा होगी। उसका जो मेन एम रहता है सिर्फ खुद की प्रशंसा सुनना रहता है। कोई भी कार्य हो, अगर उसकी प्रशंसा होगी तो बच्चा उस कार्य को करता है। तो वो समाज में अपने आप को बहुत ही अच्छे स्थान पर देखने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि समाज में कोई भी, जितने भी लोग हैं, सब उनकी प्रशंसा करें, सब उसको अच्छा बताएं, सब उसकी तारीफ करें। तो उसका जो मेन एम रहता है सिर्फ अपनी प्रशंसा को सुनने रहता है। इसलिए बच्चा किसी भी व्यक्ति का आज्ञा पालन करता है स्वयं की प्रशंसा सुनने के लिए। अब इसके बाद में जो दूसरा उपस्तर है, दूसरा उपस्तर क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। इस उपस्तर में बच्चा यह कोशिश करता है कि समाज के जितने भी रीति रिवाज हैं, नियम हैं, कायदे कानून हैं, उन सभी को बच्चा एकदम व्यवस्थित रखना चाहता है। वो ये कोशिश करता है कि किसी भी प्रकार से सामाजिक किसी भी कार्य में कोई दोष उत्पन्न ना हो। मतलब जिस तरह से जो नियम कायदे चल रहे हैं उसी तरह से नियम कायदे चलता रहे, और इसी अवस्था में बच्चा सामाजिक कार्य को प्रोत्साहित करता है या सामाजिक कार्य करना प्रारंभ कर देता है। बच्चा जितने भी अड़ोस पड़ोस में सामाजिक कार्य होते हैं, कोई भी एनजीओ होता है, उन सभी जगहों पर अधिकतर देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे ही सामाजिक कार्य करते हैं। तो ये वही अवस्था है जिसमें बच्चा समाज को सबसे ज़्यादा
वरीयता देता है समाज को, और बच्चा समाज के जितने भी रीति रिवाज हैं उन रीति रिवाज को बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित रूप में देखना चाहता है। अब इसके बाद में जो तीसरी अवस्था है, तीसरा स्तर है पश्च परंपरागत अवस्था या पश्च परंपरागत स्तर। तो इस स्तर में लॉरेंज कोहलबर्ग ने 13 वर्ष से जो भी ज़्यादा की उम्र है उन बच्चों को रखा है। क्या 13 वर्ष से अधिक वाली उम्र के आयु वर्ग वालों को इस वर्ग में, इस अवस्था में, इस स्तर में रखा हुआ है, 13 वर्ष से ज़्यादा वालों को। तो अब हम क्या देख चुके थे, इस अवस्था में बच्चे ने सामाजिक जो भी नियम कायदे थे उनको बनाए रखने की कोशिश करता है। और अब इसके बाद में जो तीसरी अवस्था है, तीसरा स्तर है पश्च परंपरागत स्तर। इस स्तर में के अंतर्गत भी 2 उप स्तर आते हैं। पहला जिसका सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार अवस्था, और जो दूसरा उप स्तर है सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। सार्वभौमिक नैतिक अवस्था इसका दूसरा उप स्तर है। तो अब हम जो सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार अवस्था है, इस स्तर के अंतर्गत बच्चा समाज में व्यक्तिगत रूप में, मतलब बच्चा यह कोशिश करता है कि समाज के जितने भी नियम हैं, कायदे कानून हैं, उनको बड़ी मतलब अच्छे ढंग से चलाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी रीति रिवाज जो समाज के हित में नहीं है या जो समाज के अहित में है, जिससे लोगों का मतलब लाभ नहीं हो रहा है, जिससे लोग ग्रसित हो रहे हैं, तो उन रीति रिवाज को, उन नियमों को बच्चा उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश करता है, या उन नियमों को बच्चा पूरी तरह से तोड़ देता है, पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। तो इस अवस्था को चेंज एंड ब्रेक रूल से भी जाना जाता है, चेंज एंड ब्रेक रूल के नाम से भी जाना जाता है। चेंज एंड ब्रेक रूल मतलब इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा सामाजिक हित देखता है, समाज का हित देखता है। अगर किसी भी नियम, कायदे, कानून या किसी भी रीति रिवाज से समाज का अहित हो रहा है तो बच्चा उस नियम को, उस रीति रिवाज को परिवर्तित करने की कोशिश करता है या उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करता है। अब जो इसका जो अंतिम उप स्तर है सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। सार्वभौमिक नैतिक अवस्था में बच्चा स्वयं के विवेक से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। बच्चा जो भी उसको अच्छा लगता है वो बच्चा कार्य करता है। इसमें बच्चा अपना स्वयं का विवेक को वरीयता देता है। जो भी कार्य करता है अगर उसको लग रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो बच्चा उसी कार्य को अपने जो वो स्वयं से नियम बनाता है उन्हीं नियम को फॉलो करना प्रारंभ कर देता है, या जो भी उसको समाज की अच्छी बातें लगती हैं उन्हीं को वो फॉलो करने शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चा स्वयं के विवेक को वरीयता देता है। जो भी उसको अच्छा बुरा लगता है वो अपने अनुसार सभी चीज़ों को मानना प्रारंभ कर देता है। वो ये सोचता है कि जिससे हम सबका हित है वही सर्वोपरि है। तो हम इसमें बच्चे में ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता का भी विकास प्रारंभ हो जाता है। तो आज हम लोगों ने लॉरेंज कोहलबर्ग का जो एक नैतिक विकास का सिद्धांत है, इस सिद्धांत की जो 3 स्तर थे और 6 उप स्तर हैं, इनको बहुत अच्छे से समझा है। तो इसी तरह से हम आगे भी जितने भी टेट संबंधी CDP के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन टॉपिक को एक एक करके लाते रहेंगे। धन्यवाद। अब कल फिर मिलते हैं कोई एक नए अच्छे टॉपिक के साथ में।